अगर आप दिसंबर 2023 यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर सेकेंड यानी मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम सिलेबस बताया गया है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़नी है, कौन कौन सी इकाइयाँ लगी हुई हैं, कितनी इकाइयाँ हैं और कौन सी रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं जिससे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी को क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और हिंदी का कोड कितना है? 20। यूजीसी ने हर सब्जेक्ट के लिए एक कोड बना रखा है, इसी प्रकार आपका हिंदी का कोड 20 है। अब इसके पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य को इन्होंने 10 इकाइयों में बांट रखा है और ये 10 इकाइयाँ हिंदी साहित्य की विधाओं में डिवाइडेड हैं। जैसे किसी इकाई को, किसी यूनिट को कहानी, किसी को नाटक, किसी को उपन्यास, किसी को भाषा, किसी को विमर्श में बांट रखा है। अब हम देखते हैं कि इकाई फर्स्ट हमारी क्या है। इसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, उसका साहित्य पढ़ने के लिए हमें उसके व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। और आज हम इसी में देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो व्याकरण है उसमें से कौन कौन सी इकाई ले रखी हैं। शुरू करते हैं। पहली इकाई, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या पढ़ना है आपको? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं आपको पढ़नी है। फिर अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण। जो आधुनिक आर्य भाषाएं उनको किन वर्गों में बांट रखा, किन आधार पर बांट रखा, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भौगोलिक विस्तार में क्या क्या है आपका? हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। हमारी हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, जैसे आपने देख ही लिया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी, और इनकी बोलियां भी हैं, उनकी जानकारी आप हासिल करें। आगे क्या है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषता। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या सिमिलरिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी के विविध रूप। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के पक्ष में हमारे महात्मा गांधी जी भी थे। हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था खंडे, खंडेतर। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था को किस में बांट रखा है? खंडे और खंडेतर में। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी की ध्वनियों को किस आधार पर बांट रखा है, उसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। हिंदी शब्द रचना। हिंदी शब्द रचना में क्या क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना। लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन, कारक और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। आपको पता होना चाहिए कि राजभाषा किसे कहते हैं, संपर्क भाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। संचार माध्यम और हिंदी। संचार माध्यम और हिंदी। संचार माध्यम और हिंदी और हिंदी। कंप्यूटर और हिंदी। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। देवनागरी लिपि
विशेषताएं और वर्गीकरण। देवनागरी लिपि विशेषताएं और वर्गीकरण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 2 विषय हैं वो ये हैं, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संविधान में कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं 343 से 351 हिंदी भाषा से संबंधित। उनकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि इससे संबंधित हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि 343 में हिंदी के संबंध में क्या प्रावधान है, इस तरीके से। और दूसरा टॉपिक आपका ये है कि ध्वनियों को, वर्णों को वर्गों में बांट रखा है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ण किस वर्ग में आता है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी इकाई। दूसरी इकाई हमारी है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरी इकाई हमारी क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें है आपका हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धतियाँ अलग अलग हैं। जैसे हमारे रामचंद्र शुक्ल की जो लेखन पद्धति है वो कैसी है? वैज्ञानिक। उसी प्रकार से अन्य लेखकों की अलग तरीके से पद्धतियाँ अपनाई हैं उन्होंने। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी का, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। आपके जो आदिकाल में क्या क्या दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल का काल विभाजन कब से कब तक का है। नामकरण, किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है आदिकाल को। इसकी प्रवृत्तियाँ क्या थी, साहित्यिक प्रवृत्ति, मतलब इस टाइम पे किस तरीके की रचनाएं ज़्यादा लिखी जाती थी। रासो साहित्य की जानकारी आपको होनी चाहिए। आदिकाल में ही जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य आता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है, उनके बारे में पता होना चाहिए। हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, ये आपके आदिकाल से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल से संबंधित क्या क्या दे रखा है। भक्ति काल से है, भक्ति काल में आपका भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य। आदिकाल, सबसे पहले हिंदी साहित्य का जब प्रारंभ शुरू हुआ था तो आदिकाल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। इस भक्ति काल को लेकर विद्वानों में विवाद रहा है, इसके उदय होने के कारण और इसकी प्रवृत्तियों पर, कि भक्ति काल हिंदी साहित्य में क्यों आया, क्या वजह थी, किन कारणों से आया है। सबके अलग अलग विचार हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आगे भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। निर्गुण सागुण कवि और उनका काव्य। आलवार संत, हमारे 12 आलवार संत हैं, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है भक्ति काल में। और आप क्या पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की। भक्ति काल जब आया था तब हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, समाज किस तरीके का था, कितना भय, आडंबर, अंधविश्वास फैला हुआ था, और सांस्कृतिक की कौन कौन से रीति रिवाज फैले हुए थे समाज में। आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल के बाद हमारा रीति काल आता है। जिस काल की सबसे ज़्यादा आलोचना की गई है हिंदी साहित्य में वह हमारा रीति काल ही है। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसकी भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ने के लिए आपको इसलिए बोला गया है क्योंकि किसी भी साहित्य को समझने के लिए आपको उस
काल की सामाजिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, तभी आप रचनाओं को सही से समझ सकेंगे और रचनाओं को लिखने का उद्देश्य आपको समझ में आएगा। रीति कवियों का आचार्यत्व, इसमें आचार्यत्व भी दिखेगा इस काल में जब आप इस काल की रचनाएं पढ़ेंगे। रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। हमने अब तक आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल देखा है। अब रीतिकाल के बाद जो काल आता है वो क्या आता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो सबसे प्रसिद्ध हैं और जिनके नाम पर हिंदी साहित्य का नाम रखा गया था वो कौन है? भारतेंदु। इसमें हमें क्या देख रहे हैं आधुनिक काल में? हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ था और विकास कैसे हुआ? भारतेंदु पूर्व हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। 19वीं शताब्दी में ही पत्रकारिता का आरंभ हुआ था और आधुनिक विचारधाराएं उभरी थीं। ये कब हुई थी? 1857 की क्रांति के बाद। भारतेंदु के बाद जो सबसे प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और जिनके नाम पर हिंदी साहित्य के एक काल का नाम रखा गया है वो कौन है? हमारे द्विवेदी युग। इनका पूरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसमें आप क्या पढ़ोगे? द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। इन्होंने एक पत्रकारिता का संपादन किया था जिसका नाम सरस्वती था। ये एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकारिता है हिंदी साहित्य जगत में। आप इसमें पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में, महावीर प्रसाद के बारे में, हिंदी नवजागरण के बारे में, सरस्वती के बारे में, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि और स्वच्छंदतावाद और उसके कवि। द्विवेदी युग के बाद जिसका काल आता है वह क्या है? छायावाद काल। छायावाद आता है। छायावाद में आप पढ़ोगे कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक। आपको यहाँ पर एक समय सीमा भी दे दी गई कि आपको 2000 तक की कविताओं के बारे में पढ़ना है, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में। अब आपको हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं पढ़नी है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य में अनेक गद्य विधाएं हैं। उन्हीं गद्य विधाओं को पढ़ने से पहले आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी कई गद्य रचनाएं लगी हुई हैं। उन्हीं गद्य रचनाओं को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इन गद्य रचनाओं को किन विधाओं में बांटा गया है और इनका विकास कब हुआ था, कैसे हुआ था, सबसे ज़्यादा किस लेखक का योगदान है किस विधा में करने का। शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2020 तक। अब तक माना जाता है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार कोई भी अभी तक नहीं आया है। ये एक महान उपन्यासकार और प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इन्होंने बहुत से उपन्यासों की रचनाएं की और काफ़ी प्रौढ़ स्तर के उपन्यास लिखे, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए और इनकी प्रसिद्धि के कारण ही हिंदी साहित्य के एक काल इस विधा को इनके ही नाम के अनुसार बांट दिया गया। कैसे? प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, मतलब प्रेमचंद के आने से पहले उपन्यास की क्या स्थिति थी उपन्यास विधा की, और फिर प्रेमचंद युग में उपन्यास विधा की स्थिति कैसे बदली। प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यास का वर्ष 2020 तक और प्रेमचंद के बाद उपन्यास विधा की क्या स्थिति है ये आप पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है
हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी कहानी में भी कई आंदोलन चले थे, जैसे आ कहानी, समकालीन कहानी, नई कहानी। इसी तरीके से हिंदी कहानी को कई आंदोलनों में बांटा गया है और इसका विकास कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। अब देखते हैं हिंदी नाटक। हिंदी नाटक भी हिंदी साहित्य की एक गद्य विधा है। इसमें आपको देखना पड़ेगा हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण: भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2020 तक। हिंदी नाटक तो आप पढ़ेंगे। हिंदी नाटक में भी कई तरीके की रचनाएं होती हैं। जैसे हिंदी नाटक लंबा होता है, लेकिन कोई नाटक 1 अंक का भी होता है, जिसे हिंदी नाटक ना बोलकर एकांकी बोला जाता है, हिंदी एकांकी। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण: हिंदी का लोकमंच, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक वो होते हैं जो चौराहे पर और गलियों में खेले जाते हैं। फिर अगली विधा है हमारी हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में आप देखोगे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। ये आपकी दूसरी इकाई है। अब तक हमने इकाई फर्स्ट और सेकंड देख ली है। दूसरी इकाई में कुछ और अंश बचा हुआ है, मतलब अन्य गद्य विधाएँ भी हैं। जैसे अन्य गद्य विधाओं में आपका रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी आते हैं। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये सब आपको सेकंड इकाई में पढ़ना है। अब हम देखते हैं आपकी थर्ड इकाई। थर्ड इकाई में आपकी तीसरी इकाई में क्या है? साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र भी एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिससे प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं और ये थोड़ी मुश्किल भी है, विद्यार्थियों को समझने में मुश्किल आती है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखते हैं काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। रस निष्पत्ति के बारे में पढ़ना है, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, कोलरिज कल्पना और फैंटेसी। कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी प्रसिद्ध है। टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा वाक्य काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद क्या होती है? नई समीक्षा। नई समीक्षा में आपको देखना है, क्या देखना है? मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये आपकी नई समीक्षा में है। अब हम देखते हैं आपकी फोर्थ इकाई, चौथी इकाई क्या है? वैचारिक पृष्ठभूमि से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें आप पढ़ेंगे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद। इसमें मार्क्सवाद, इनको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसके बारे में? मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श में भी कई विमर्श आते हैं, जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं अल्पसंख्यक विमर्श। ये आप पढ़ें।
आपको जितने भी यूनिट 3rd और 4th में राइटर दे रखे हैं, आलोचक दे रखे हैं, उनकी रचनाओं को ज़रूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना किस विद्वान लेखक और आलोचक की है। हमारी 5th इकाई कौन सी है? 5th इकाई नई कविता है, नई हिंदी कविता। हिंदी कविता में आप पढ़ेंगे, ये एक बड़ी इकाई है, आप पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने में रुचि आएगी। पृथ्वीराज रासो रेवा तट, अमीर खुसरो का आप पढ़ोगे, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरी। यहाँ विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक। कवि संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209। जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड। सूरदास का भरमर गीत सार, संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास रामचरित मानस उत्तरकांड। बिहारी सस्सई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50। गणानंद कवि, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवि संख्या 1 से 30। मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद। आगे हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की कविता लगी है हमारी भारत भारती साकेत का नवम सर्ग। जयशंकर प्रसाद आंसू कमायनी, कमायनी में भी 15 सर्ग हैं, उसमें भी 3 सर्ग लगाए हैं। श्रद्धा लज्जा ईड़ा। निराला की जो कविताएं हैं, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति एक शोक गीत, राम की शक्ति पूजा। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता इनकी लंबी कविता है और ये व्यंग्य कविता है। बांधो न नाव इस ठाक बंधु, ये भी निराला जी की कविता है। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की जो कविताएं लगी हुई हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दूरते झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह महादेवी वर्मा की रचनाएं लगी हुई हैं। महादेवी वर्मा के बाद जो कवि हैं वो कौन है? नामधारी सिंह दिनकर। इनकी उर्वशी कविता का तृतीय अंक रश्मिरथी का और रश्मिरथी लगी है। नागार्जुन की कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। कल की बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, आसादे वीणा कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र, अगले जो कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनके गीत फरोश असुपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध, भूल गलती, भ्रम, राक्षस अंधेरे में। धूमल जी की कविताएं जो लगी हैं, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल, दर्शन, रोटी और संसद। ये आपकी 5वीं इकाई थी जो कविता से संबंधित है। अब आपकी 6ठी इकाई आती है। 6ठी इकाई आपके उपन्यास से संबंधित है। 6ठी इकाई किससे संबंधित है? आपके उपन्यास से। इसमें आपको कौन कौन से उपन्यास लगे हैं देखते हैं और किस उपन्यासकार की उपन्यास है। सबसे पहले आपका लगा है पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, जयशंकर आगे का शेखर एक जीवनी भाग 1। आगे का जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी 2 भाग में बटा हुआ है, जिसमें से आपको पहला ही प्रथम भाग पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वरनाथ रेणु, ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनका मैलांचल बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आपको क्या पढ़ना है? फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस्री, लाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्ण सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी। इससे
बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बंटी उपन्यास है। जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना। इन सभी उपन्यासों को आपको पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि इनसे संबंधित कथन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा कथन किस आलोचक ने किस उपन्यास के बारे में कहा है, या फिर किसी उपन्यास का पात्र मिलान के लिए दे दिया जाता है उस उपन्यास से, या फिर पूछ लिया जाता है किसी उपन्यास का कथन को प्रश्न बना दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कथन किस पात्र ने किस पात्र को कहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने उपन्यास पढ़े हों। अब हम देखते हैं, अब तक आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल देखा है। अब रीतिकाल के बाद जो काल आता है वो क्या आता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो सबसे प्रसिद्ध हैं और जिनके नाम पर हिंदी साहित्य का नाम रखा गया था वो कौन है? भारतेंदु। इसमें हमें क्या देख रहे हैं आधुनिक काल में? हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ था और विकास कैसे हुआ? भारतेंदु पूर्व हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। 19वीं शताब्दी में ही पत्रकारिता का आरंभ हुआ था और आधुनिक विचारधाराएं उभरी थीं। ये कब हुई थी? 1857 की क्रांति के बाद। भारतेंदु के बाद जो सबसे प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और जिनके नाम पर हिंदी साहित्य के एक काल का नाम रखा गया है वो कौन है? हमारे द्विवेदी युग। इनका पूरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसमें आप क्या पढ़ोगे? द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। इन्होंने एक पत्रकारिता का संपादन किया था जिसका नाम सरस्वती था। ये एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकारिता है हिंदी साहित्य जगत में। आप इसमें पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में, महावीर प्रसाद के बारे में, हिंदी नवजागरण के बारे में, सरस्वती के बारे में, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि और स्वच्छंदतावाद और उसके कवि। द्विवेदी युग के बाद जिसका काल आता है वह क्या है? छायावाद काल। छायावाद आता है। छायावाद में आप पढ़ोगे कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक। आपको यहाँ पर एक समय सीमा भी दे दी गई कि आपको 2000 तक की कविताओं के बारे में पढ़ना है, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में। अब आपको हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं पढ़नी है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य में अनेक गद्य विधाएं हैं। उन्हीं गद्य विधाओं को पढ़ने से पहले आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी कई गद्य रचनाएं लगी हुई हैं। उन्हीं गद्य रचनाओं को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इन गद्य रचनाओं को किन विधाओं में बांटा गया है और इनका विकास कब हुआ था, कैसे हुआ था, सबसे ज़्यादा किस लेखक का योगदान है किस विधा में करने का। शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2020 तक। अब तक माना जाता है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार कोई भी अभी तक नहीं आया है। ये एक महान उपन्यासकार और प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इन्होंने बहुत से उपन्यासों की रचनाएं की और काफ़ी प्रौढ़ स्तर के उपन्यास लिखे, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए और इनकी प्रसिद्धि के कारण ही हिंदी साहित्य के एक काल इस विधा को इनके ही नाम के अनुसार बांट दिया गया।
कैसे? प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, मतलब प्रेमचंद के आने से पहले उपन्यास की क्या स्थिति थी उपन्यास विधा की, और फिर प्रेमचंद युग में उपन्यास विधा की स्थिति कैसे बदली। प्रेमचंद की प्रवृत्ति उपन्यास का वर्ष 2020 था, और प्रेमचंद के बाद उपन्यास विधा की क्या स्थिति है ये आप पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी कहानी में भी कई आंदोलन चले थे, जैसे आ कहानी, समकालीन कहानी, नई कहानी। इसी तरीके से हिंदी कहानी को कई आंदोलनों में बांटा गया है, और ये इसका विकास कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। अब देखते हैं हिंदी नाटक। हिंदी नाटक भी हिंदी साहित्य की एक गद्य विधा है। इसमें आपको देखना पड़ेगा हिंदी नाटक और रंगमंच। विकास के चरण: भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2020 तक। हिंदी नाटक तो आप पढ़ेंगे। हिंदी नाटक में भी कई तरीकों की रचनाएं होती हैं, जैसे हिंदी नाटक लंबा होता है, लेकिन कोई नाटक एक अंक का भी होता है, जिसे हिंदी नाटक ना बोलकर एकांकी बोला जाता है, हिंदी एकांकी। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण: हिंदी का लोकमंच, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक वो होते हैं जो चौराहे पर और गलियों में खेले जाते हैं। फिर अगली विधा है हमारी हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में आप देखोगे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। ये आपकी दूसरी इकाई है। अब तक हमने इकाई फर्स्ट और सेकंड देख ली है। दूसरी इकाई में कुछ और अंश बचा हुआ है, मतलब अन्य गद्य विधाएँ भी हैं। जैसे अन्य गद्य विधाओं में आपका रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी आते हैं। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये सब आपको सेकंड इकाई में पढ़ना है। अब हम देखते हैं आपकी थर्ड इकाई। थर्ड इकाई में आपकी तीसरी इकाई में क्या है? साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र भी एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिससे प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं, और ये थोड़ी मुश्किल भी है, विद्यार्थियों को समझने में मुश्किल आती है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखते हैं काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। रस निष्पत्ति के बारे में पढ़ना है, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, कोलरिज कल्पना और फैंटेसी। कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी प्रसिद्ध है। टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा वाक्य काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद क्या होती है? नई समीक्षा। नई समीक्षा में आपको देखना है, क्या देखना है? मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये आपकी नई समीक्षा में है। अब हम देखते हैं आपकी फोर्थ इकाई, चौथी इकाई क्या है? वैचारिक पृष्ठभूमि से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें आप पढ़ेंगे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन,
अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, इसमें मार्क्सवाद, इनको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसके बारे में? मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श में भी कई विमर्श आते हैं, जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं अल्पसंख्यक विमर्श। ये आप पढ़ें। आपको जितने भी यूनिट 3rd और 4th में राइटर दे रखे हैं, आलोचक दे रखे हैं, उनकी रचनाओं को ज़रूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना किस विद्वान लेखक और आलोचक की है। हमारी 5th इकाई कौन सी है? 5th इकाई नई कविता है, नई हिंदी कविता। हिंदी कविता में आप पढ़ेंगे, ये एक बड़ी इकाई है, आप पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने में रुचि आएगी। पृथ्वीराज रासो रेवा तट, अमीर खुसरो का आप पढ़ोगे, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरी, या विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक। कवि संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209। जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड। सूरदास का भरमर गीत सार, संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास रामचरित मानस उत्तरकांड। बिहारी सस्सई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50। गणानंद कवि, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवि संख्या 1 से 30। मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद। आगे हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की कविता लगी है हमारी भारत भारती साकेत का नवम सर्ग। जयशंकर प्रसाद आंसू कमायनी में भी 15 सर्ग हैं, उसमें भी 3 सर्ग लगाए हैं। श्रद्धा लज्जा ईड़ा। निराला की जो कविताएं हैं, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति एक शोक गीत, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता इनकी लंबी कविता है और ये व्यंग्य कविता है। बांधो न नाव इस ठाक बंधु, ये भी निराला जी की कविता है। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की जो कविताएं लगी हुई हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दूरते झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह महादेवी वर्मा की रचनाएं लगी हुई हैं। महादेवी वर्मा के बाद जो कवि हैं वो कौन है? नामधारी सिंह दिनकर। इनकी उर्वशी कविता का तृतीय अंक रश्मिरथी का और रश्मिरथी लगी है। नागार्जुन की कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। कल की बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, आसाध्य वीणा कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र, अगले जो कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनके गीत फरोश असुपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध, भूल गलती, भ्रम, राक्षस अंधेरे में। धूमल जी की कविताएं जो लगी हैं, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल, दर्शन, रोटी और संसद। ये आपकी 5वीं इकाई थी जो कविता से संबंधित है। अब आपकी 6ठी इकाई आती है। 6ठी इकाई आपके उपन्यास से संबंधित है। 6ठी इकाई किससे संबंधित है? आपके उपन्यास से। इसमें आपके कौन कौन से उपन्यास लगे हैं देखते हैं और किस उपन्यासकार की उपन्यास है। सबसे पहले आपका लगा है पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, जयशंकर आज्ञेकर शेखर एक जीवनी भाग 1। आज्ञेकर जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी 2 भाग में बटा हुआ है, जिसमें से आपको पहला ही प्रथम भाग पढ़ना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वरनाथ रेणु ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनका मैलांचल बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आपको क्या पढ़ना है? फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस्री, लाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्ण सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बंटी उपन्यास है। जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना। इन सभी उपन्यासों को आपको पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि इनसे संबंधित कथन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा कथन किस आलोचक ने किस उपन्यास के बारे में कहा है, या फिर किसी उपन्यास का पात्र मिलान के लिए दे दिया जाता है उस उपन्यास से, या फिर पूछ लिया जाता है किसी उपन्यास का कथन को प्रश्न बना दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कथन किस पात्र ने किस पात्र को कहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने उपन्यास पढ़े हों। आती है हमारी 7वीं इकाई। 7वीं इकाई क्या है? हिंदी कहानियाँ। 7वीं इकाई हिंदी कहानी से संबंधित है। इसमें 22 कहानियाँ लगी है। कौन कौन सी 22 कहानियाँ हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले राजेंद्र बालाघोष की 2 कहानियाँ लगी हैं। इन्हें बंग महिला नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। इनकी 2 कहानियाँ जो लगी हैं सिलेबस में वो है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। फिर हमारे माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। तीसरे नंबर पे है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही। प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनके बारे में हर कोई जानता है। इनकी 2 कहानियाँ लगी हैं, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। ईदगाह कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी, सफल कहानी है। ये 5वीं की क्लास में भी लगी हुई है, 11वीं में भी, और आपके पाठ्यक्रम में भी ईदगाह कहानी लगी हुई है। फिर राजा राधिका रमन प्रसाद की कहानी है कानों में कंगना। फिर एक और प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था ये पंजाब के परिवेश पर लिखी गई कहानी है। चंद्रधर शर्मा के बाद जिसकी कहानी आती है वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। हमारे पाठ्यक्रम में जैनेन्द्र की भी एक कहानी लगी हुई है पाठ्यक्रम में, वह है अपना अपना भाग्य। इसमें बाल मजदूर के बारे में बताया गया कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है और किस तरीके से हमारे समाज में मानवता खोती जा रही है। फिर फणीश्वरनाथ रेणु की 2 कहानियां हैं, तीसरी कसम, लालपान की बेगम। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है और इनकी दोनों कहानियों में कहीं ना कहीं आंचलिक परिवेश दिखाई देता है, तीसरी कसम और लालपान की बेगम में। फिर आगे की कहानी है गैंग्रीन। गैंग्रीन का अन्य नाम रोज है। रोज नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस कहानी में रोज शब्द की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई देती है और इसमें एक उपता निरस्ता दिखाई गई है, एक जैसा दिनचर्या होने के कारण। फिर शेखर जोशी की कहानी है कोशिका घटवार। शेखर जोशी की कहानी जो आप पढ़ोगे वो है कोशिका घटवार। फिर भीष्म साहनी की कहानियाँ अमृतसर आ गए चीफ की दावत। भीष्म साहनी की दोनों कहानियाँ अलग अलग विषय पर लिखी गई। चीफ की दावत, इसमें एक वृद्ध माँ के बारे में बताया गया कि किस तरीके से एक उम्र के बाद बच्चे उनको बोझ समझने लग जाते हैं और खराब वस्तु के समान उन्हें देखते हैं। और अमृतसर आ गए ये देश विभाजन के बाद की स्थिति है। इसमें धर्म और संप्रदाय के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक धर्म दूसरे धर्म के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। फिर कृष्ण सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी में सत्ता बदलते ही किस तरीके से जनता और उसके समाज के लोगों का व्यवहार सत्ता के प्रति बदल जाता है, इस कहानी में आपको वो देखने को मिलेगा। हरिशंकर प्रसाद की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये एक व्यंग्य कहानी है। इसमें सरकार के कामकाज के करने के तरीके पर व्यंग्य किया गया है
और रिश्वतखोरी दिखाई गई है। ज्ञान रंजन की कहानी पिता। ज्ञान रंजन की कहानी पिता ये एक चीव की दावत कहानी से मिलती जुलती कहानी है पिता। उसमें एक वृद्ध माँ के बारे में माँ की स्थिति बताई गई है और इसमें पिता की स्थिति बताई गई है। लेकिन इसमें जनरेशन गैप के साथ साथ कहीं ना कहीं पिता भी कारण होता है अपने बच्चों से दूर होने का, अलगाव का। फिर हमारी कहानी है कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया। इस कहानी में 2 कहानियाँ एक साथ चलती हैं, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर एक अन्य और अंतिम प्रसिद्ध कहानी है परिंदे। ये निर्मल वर्मा की कहानी है और इस कहानी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, तो आप समझ सकते हैं ये कहानी कितनी प्रसिद्ध कहानी है। 7वीं इकाई के बाद हमारी आती है 8वीं इकाई। ये हिंदी नाटक से संबंधित है। अब देखते हैं कि हिंदी के पाठ्यक्रम में कौन कौन से हिंदी नाटक हमारे लगे हुए हैं। सबसे पहले नाटकों में जिनका नाटक लगा है वो है भारतेंदु। भारतेंदु के नाटक लगे हैं अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, इसमें भारत की ही स्थिति के बारे में बताया गया है, किस तरीके से भारत की दुर्दशा हो गई है। उसी अभी इनके बाद आता है नाटक जयशंकर प्रसाद का। इनके 3 नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूप सुहावनी। धूप सुहावनी बहुत प्रसिद्ध नाटक है, मैंने खुद पढ़ा और इससे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, और मेरा मानना है कि हर लड़की को धूप सुहावनी नाटक ज़रूर पढ़ना चाहिए। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जो नाटक लगा है अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सिंदूर की होली। मोहन राकेश के 2 नाटक है आधे अधूरे और साढ़ का एक दिन। आधे अधूरे प्रसिद्ध नाटक और इससे कहीं ना कहीं प्रश्न आ ही जाते हैं परीक्षा में। हबीब तनवीर का नाटक है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक जो लगा है वह है बकरी। फिर शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष का नाटक कौन सा लगा है? एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है अंजो दीदी। मन्नू भंडारी का नाटक महाभोज है। महाभोज एक उपन्यास भी है और नाटक, ये दोनों ही उपन्यास और नाटक मन्नू भंडारी ने ही लिखा है। 8वीं इकाई के बाद हमारी आती है 9वीं इकाई। 9वीं इकाई हिंदी निबंध से संबंधित है। हमारे हिंदी निबंध में जो निबंध लगे हैं वो इस प्रकार है। दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये दोनों ही निबंध भारतेंदु के हैं। हमारे 2 नाटक भी भारतेंदु के लगे हुए। कौन कौन से लगे हैं जिनका अभी हमने पढ़ा है? भारत दुर्दशा और भारत वर्षोन्नति कैसे होगी। फिर भारतेंदु के बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनके जो निबंध है वो है शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चिट्ठे। ये बालकृष्ण भट्ट गलत है, इनकी जगह आना चाहिए था बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध लिखा है कविता क्या है, इससे हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कविता क्या है? प्रश्न और कथन दोनों ही पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध लगाया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये प्रसिद्ध और अच्छा नाटक है और इससे अभी फ़िलहाल में हुए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का नाटक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इससे भी 2023 जून वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था। अध्यापक पूर्ण सिंह का जो निबंध है मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का जो नाटक लगा है निबंध है वो है उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का निबंध संस्कृति और सौंदर्य। ये हमारे निबंध है। अब हम अपने पाठ्यक्रम की अंतिम इकाई देखते हैं कि अंतिम इकाई में क्या दे रखा है। हमारी अंतिम इकाई 10 है।
इसमें आपको आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं पढ़नी होंगी। रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना लगी है माटी की मूर्तें, इसमें रेखा चित्र उपस्थित किए गए हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी ठकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दिया, शिवरानी देवी की के द्वारा लिखी गई जीवनी की लगी हुई प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। अन्य भी कुछ अन्य गद्य विधाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। कौन कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी 4 आत्मकथाएं, उन 4 आत्मकथाओं में से एक आत्मकथा ली गई है। वो क्या ली गई है? क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी चारों आत्मकथाओं का आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा लगी है आप हुदरी। हरिशंकर परसाई की कहानी है भोला राम का जीविए, एक व्यंग्य कहानी है। कृष्ण चंद्र, इनकी भी एक व्यंग्य कहानी लगी हुई है सिलेबस में। जामुन का पेड़, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध का डायरी लेखन है, इसमें है एक लेखक की डायरी, ये डायरी विधा है। फिर हमारे आते हैं राहुल सांस्कृतायन की यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा। अंत में है अज्ञे जी का अरे यायावर रहेगा याद।